स्टैटिक्स पैरेलल फोर्सेस चैप्टर नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 5। ये समझने से पहले 2 नोट बता देती हूँ मैं आपको। कोई ऐसी बॉडी है, मान लो कोई भी यूनिफॉर्म बॉडी होती है ना, उसका जो वेट होता है वो हमेशा सेंटर पे होता है। वेट ऑफ ए यूनिफॉर्म बॉडी इज एट द सेंटर ऑफ दैट बॉडी। मतलब जैसे कि मान लो यूनिफॉर्म इन द सेंस जो अब मैं आपको क्या बताऊँ, यूनिफॉर्म जैसे यूनिफॉर्म मतलब जो एक अब हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो बस मैं इतना बताऊंगी कि ऐसे ले सकते हो आप यूनिफॉर्म को। यूनिफॉर्म नाम से ही दिख रहा है, जो जिसकी फॉर्मेशन हर पार्ट पर सेम हो, यहाँ से पतली यहाँ से मोटी इस तरीके से ना हो, समझ रहे हो ना। मतलब अगर उसके सेंटर से आप लाइन खींचोगे तो वो सिमेट्रिकल हो दोनों तरफ। जैसे कि मान लो एक रोड है, आप इसका सेंटर कौन सा है, ये, यहाँ से लाइन खींचना तो दोनों पार्ट सिमेट्रिकल है ना। तो वेट हमेशा उस बॉडी का जो यूनिफॉर्म है उसका वेट हमेशा सेंटर पे लाई करता है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, उसका वेट सेंटर पे होता है, यूनिफॉर्म बॉडी का वेट सेंटर पे होता है। दूसरी चीज़, आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता है। मान लो ये कोई टेबल है, इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, तो ये बॉडी क्या करेगी, इस टेबल को प्रेशराइज करेगी ना अपने वेट की वजह से, है ना। ये बॉडी इस टेबल पर रखी है तो प्रेशर देगी, ये प्रेशर की वजह से क्या होगा यहाँ पर, नॉर्मल रिएक्शन। तो जहाँ प्रेशर होता है वहाँ नॉर्मल रिएक्शन होता है। न्यूटन्स का लॉ है, क्या था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस में है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये बॉडी इसके ऊपर एक्शन करेगी ना, अपना प्रेशर डालेगी, तो देयर विल बी एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज आर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो बस ये 2 चीज़ें बतानी थी कि एक तो ये कि जो यूनिफॉर्म बॉडी होती है उसका वेट सेंटर पे होता है, दूसरी चीज़ जहाँ प्रेशर होगा वहाँ नॉर्मल रिएक्शन होगी। अब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको पहले इसका डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ समझने वाली बात है। ठीक है, एक मैंने ये कर रखा है और देखते हैं। ए हैवी यूनिफॉर्म रोड, एक रोड है और यूनिफॉर्म लिख रखा है। यूनिफॉर्म है तो उस रोड का जो वेट है वो कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। ठीक है भाई, ये मुझे यहाँ से पता लगा, यूनिफॉर्म रोड थी तो उसका वेट सेंटर पे होगा, हैवी लिख रखा है। उसके बाद है 4 मीटर लॉन्ग, जो एक रोड है हमारी जो कि यूनिफॉर्म है। यहाँ से मुझे पता लगा, यूनिफॉर्म रोड से पता लगा कि उस रोड का वेट सेंटर पे होगा, उस रोड के सेंटर पे होगा। दूसरी बात, उसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर होगी। ठीक है, ये 2 चीज़ दे रखी है। एक रोड है, इसका वेट सेंटर पे होगा, इतना मुझे पता लग गया क्योंकि ये यूनिफॉर्म है, और इसकी जो लेंथ है वो होगी 4 मीटर। ये डायग्राम समझाऊंगी, पहले यहाँ से समझ लो, 4 मीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है रेस्ट हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टली रखी है, मैंने इसको भी हॉरिजॉन्टली रख दिया। अब वो रोड किसी चीज़ के ऊपर तो रखी होगी ना, तो यहाँ लिख रखा है ऑन 2 पैक्स, 2 पैक्स है उसके ऊपर रोड रखी है। ठीक है, 2 पैक्स के ऊपर, पैक्स क्या होता है, एक कील टाइप लगा लो कोई भी। ठीक है, उसके ऊपर रोड हमारी रखी है, 2 पैक्स है उस पर रोड रखी है। आगे क्या लिख रखा है, विच आर 1 मीटर अपार्ट, मतलब जो 2 पैक है ना उनका डिस्टेंस 1 मीटर है। मतलब देखो, मान लो मैंने ये 2 कील ले ली, ये 2 पैक्स ले लिए। ठीक है, इनका बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है भाई, 1 मीटर इनका डिस्टेंस है। मैंने क्या लिया, रोड ली और रोड को इसके ऊपर ऐसे रख दिया। रोड क्या है, 4 मीटर, तो थोड़ी बाहर जाएगी ना इससे, तो क्योंकि इन दोनों पैक्स का डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर। मान लो एक हमारी वॉल है, वॉल के ऊपर 2 पैक्स मैंने लगा दिए और इनका डिस्टेंस 1 मीटर है, और उस पैक्स के ऊपर मैंने रोड रख दी, एक लाकर रोड रख दी। उस रोड की लेंथ क्या है, 4 मीटर। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रोड की लेंथ 4 मीटर है और पैक्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ठीक है, तो रोड थोड़ा इधर जाएगी थोड़ा इधर, और हम इस तरीके से रखेंगे ना, बैलेंस हो जाए, तो बीच में से ही रखेंगे ना। ठीक है, तो मैंने बीच में से इस तरह से रोड को रख दिया कि बैलेंस रहे। तो यही हमारी क्वेश्चन की सिचुएशन है कि मैंने एक रोड ली, ये पूरी रोड है मेरी, इसकी जो लेंथ है मैंने लिख रखा है ये 4 मीटर इसकी लेंथ है। ये दोनों पैक्स है जिसके ऊपर रोड रखी है और इसका डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक है, इनका अब नाम रख देते हैं कुछ, जैसे इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, रोड का एंड ए, रोड जो है उसके एंड पॉइंट्स है ए और बी, और पैक्स का रख दो सी डी। ठीक है, ये हमें दे रखा है 4 मीटर और ये हमें 1 मीटर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन, मैंने यहाँ पैक्स नहीं बनाए हैं, सी और डी पे पैक्स है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोबारा देख लो, ए हैवी यूनिफॉर्म रोड, हैवी थी, यूनिफॉर्म रोड थी। ठीक है, यूनिफॉर्म से पता लगा रोड का जो वेट है वो सेंटर में होगा, रोड के सेंटर में, यानी रोड हमारी अगर ये है तो ये रोड पूरी है ए से लेके बी तक। ठीक है, जो सी डी हमारे पैक से उन पे रखी है, तो इस रोड का सेंटर कहाँ होगा, यही होगा, सी और डी के बीच में यही होगा, क्योंकि मैंने रोड को इसी तरीके से रखा बैलेंस करके, तो रोड का सेंटर यही होगा, तो इसका जो वेट है वो यहाँ पर होगा, रोड का वेट W वो यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद लिख रखा है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, मैंने 4 मीटर लंबी एक रोड ले ली है अपनी, हॉरिजॉन्टली वो रखी हुई है ऑन 2 पैक्स पे रखी है, जो कि 2 सी और डी पे मैंने पैक्स नहीं बनाए हैं, वहाँ पर वो रोड रखी है। विच आर 1 मीटर अपार्ट, यानी इन दोनों पैक्स के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। एंड देन ए वेट
ऑफ 10 kg सस्पेंडेड, एक वेट लिया 10 kg का, उसको मैंने लटका दिया, सस्पेंड कर दिया, कहाँ पर, फ्रॉम वन एंड, एक एंड पर, उसके बाद लिख रखा है और का मतलब है वो दूसरा केस है जो आगे लिख रखा है, ठीक है। तो एक केस डिस्कस कर लेते हैं। एक केस में क्या है, एक वेट है 10 kg का जिसको रोड के एक एंड पर हमने सस्पेंड कर दिया। तो एक एंड, रोड के दो एंड कौन से, एक तो ए और एक बी, तो मैंने ए एंड पर वो जो वेट है 10 kg वो ऐसे सस्पेंड कर दिया, ठीक है। अब देखो आपकी मान लो ये रोड है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ के देखो। ये रोड रखी हुई है, मान लो 2 कील्स है दीवार पर, उनके ऊपर रोड रखी हुई है, ठीक है। ठीक है भाई, ये रोड ए भी रखी हुई है। अगर आप एक एंड पर ये वेट अगर आप लगा दोगे तो रोड थोड़ा सा ऐसे नहीं हो जाएगी, जैसे ये रोड थी थोड़ा सा ये इस तरह से झुकनी जाएगी, है ना। अगर इस एंड पर आप लगाते हो तो रोड थोड़ा सा इधर से टिल्ट नहीं हो जाएगी इस तरीके से, समझ रहे हो, झुकाव हो जाएगा रोड का किस तरफ, जैसे ये सीधी थी ना रोड, हॉरिजॉन्टली थी ना, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो रोड थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी, जिस साइड वेट लटकाओगे उसी की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी, गिरेगी नहीं क्योंकि मैंने सेंटर पे रखी हुई है, तो वेट इस तरीके से रोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक वेट है 10 kg का वो मैंने एक एंड पर, मतलब इसने लिख रखा है किसी भी एक एंड पर सस्पेंड कर दो, मैंने इस एंड पर सस्पेंड कर दिया 10 kg। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रैक्टिकली आप सोच के देखो, एक रोड है 2 पैक्स पर रखी है और एक साइड आप वेट कर रहे हो, दूसरी साइड कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ा सा टिल्ट होगी ना, और जिधर वेट होगा उधर की तरफ टिल्ट होगी, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टली से थोड़ा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो, इमेजिनेशन कर सकते हो, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो इस तरीके से अगर रोड होगी तो डी पॉइंट से थोड़ी सी उठ जाएगी ना रोड, तो जो रोड का जो प्रेशर है डी पॉइंट पर वो नहीं होगा, रोड का डी पॉइंट पर प्रेशर ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ से उठ गई वो थोड़ी सी, समझ रहे हो, ये बात समझ में आ रही है। देखो सी और डी 2 पॉइंट है हमारे, डी और सी पर ही प्रेशर था रोड का, क्योंकि डी और सी हमारे पैक्स है जिन पर रोड रखी है, तो यहीं पर प्रेशर लग रहा है रोड का, और कोई पॉइंट्स ही नहीं है, रोड और हवा में है ना पूरी रोड, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर ही रखी है, ये इन 2 पॉइंट्स के कांटेक्ट में है, तो यही 2 प्रेशर हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ से टिल्ट हो गई तो रोड का प्रेशर डी पर नहीं रहेगा, अब सी पर रहेगा, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि देखो डी से ऊपर उठ गई ना, झुक गई ना, इस पर प्रेशर कहाँ रहा, थोड़ा सा इस तरह से हो गई रोड, टिल्ट अप हो गई, तो यहाँ पर हमारा प्रेशर नहीं रहेगा। अब प्रेशर कहाँ रहेगा, सी पॉइंट पर। अगर सी पर देखो, इसका डी का कोई रोल नहीं रहा क्योंकि प्रेशर ही नहीं है, सी पर प्रेशर है क्योंकि डी यूज ही नहीं हो रहा ना, रोड डी पर है ही नहीं, ठीक है, सी पर है, सी पर प्रेशर होगा। अब सी पर प्रेशर अगर रोड का होगा, रोड का प्रेशर इस तरीके से होगा ना सी पर, जैसे रोड तो हमारी हो गई बॉडी और सी हमारी हो गई टेबल, तो बॉडी का टेबल पर प्रेशर, यानी कि इस रोड का इस सी पॉइंट पर प्रेशर रहेगा, तो सी पॉइंट पर क्या आएगा फिर, नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हम आर बोल देते हैं, क्योंकि रोड इस पर प्रेशर डालेगी तो ये अपोजिट रिएक्शन भी तो होगा ना, तो सी पॉइंट पर एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन फोर्स। आ गया समझ में। अब देखो रोड हमारी यहाँ पर वेट है, ये आपको डायग्राम में टिल्ट होती हुई दिख नहीं रही है, मैंने टिल्ट नहीं करा, आप टेढ़ा बना लो, इस तरीके से हो जाएगी रोड, थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा इस टेढ़ा हो जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल होता है, थोड़ी सी इस तरीके से रोड हो जाएगी, समझ रहे हो, तो वो मैंने नहीं किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, बस थोड़ी सी टिल्ट होगी ये, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि वेट का प्रेशर नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अब हमारी 3 चीज़ें देखो, क्या एक केस चल रहे हैं, हम पहले एक केस को डिस्कस कर रहे हैं। ये यहाँ पर 3 फोर्स हो गए, कौन से, एक तो ए पर है 10 kg का वेट, एक W इज द वेट ऑफ द रोड एंड विच मस्ट एक्ट ऑन द सेंटर बिकॉज रोड इज गिवन टू यू यूनिफॉर्म, रोड आपको यूनिफॉर्म दी हुई है, सो दिस वेट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ दिस रोड, ठीक है। इस वेट को जो इस रोड का जो वेट है उसको रोड के सेंटर पर होना पड़ेगा, तो मैंने सेंटर पर इसका कर दिया है, ठीक है, यहाँ से आ गया है समझ में। अब ये सी और डी हमारे पॉइंट्स थे, पैक्स थे, हमने रोड को पहले ही बीच में बिल्कुल ऐसे ही रखा था सेंटर, ताकि इसका बिल्कुल बीच में आ जाए, समझ रहे हो, बैलेंस करने के लिए। अब क्या करना है हमें, देखो अब 3 फोर्स हो गए, एक तो 10 kg, एक R, एक W, और ये तीनों फोर्स क्या है, पैरेलल फोर्सेस। हम इस केस को डिस्कस नहीं कर रहे, राइट हैंड साइड हटा दो, इस वक्त हमारा जो आपको दिख रहा है ना, ये है सिचुएशन। 3 फोर्स है, 10 kg, R और W। R क्यों आया आपको पता लग गया होगा, सी पर क्योंकि रोड का प्रेशर है, सो ड्यू टू दैट प्रेशर देयर विल क्रिएट एन नॉर्मल रिएक्शन अपोजिट टू दैट प्रेशर, ठीक है, सो दिस विल बी योर नॉर्मल रिएक्शन। ये आपकी सिचुएशन, ये नहीं है यहाँ पर, अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जो भी आपको नजर आ रहा है। अब हम, क्योंकि हमें पता है जब पैरेलल फोर्सेज होते हैं तो डिस्टेंस का पता होना चाहिए हमें, हर दो फोर्स के बीच का डिस्टेंस। अब यहाँ 3 फोर्स है हमारे, एक तो R, एक 10, एक W।
तो हमें पता होना चाहिए कि tan और r के बीच का डिस्टेंस क्या है, r और w के बीच में क्या है, और tan और w के बीच में क्या है। क्योंकि जो हम फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स, वो हम लगाना चाहते हैं यहाँ पर पैरेलल फोर्सेज में, यही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस देखना पड़ेगा कि a और c के बीच का डिस्टेंस क्या है, c और इस पॉइंट यानी इसको o मान लो, सेंटर ऑफ द रोड, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, और a और w यानी a और o के बीच का डिस्टेंस क्या है, ये देखना है हमें। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस दे भी रखे हैं, सी और डी का बीच का डिस्टेंस क्या है, सी और डी हमारे पैक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 2 पैक्स विच आर 1 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस 4 मीटर है, क्योंकि जो रोड की लेंथ है वो हमें 4 मीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो अब हम किसी को तो मानना पड़ेगा, मान लो मैंने सी ओ को एक्स मान लिया, जो ये सी ओ डिस्टेंस है सी और ओ के बीच का, इसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है, हो गया। ये सी ओ डिस्टेंस क्या है, एक्स, एक को तो मानना पड़ेगा। अब देखो सी ओ मैंने एक्स मान लिया, ये वाला पूरा क्या है, ये सी से लेके डी तक डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, ठीक है, ये पूरा 1 मीटर है, इतना पोर्शन मैंने एक्स मान लिया। तो ये पोर्शन कितना बच गया, ओ से लेके, इस ओ से लेके डी तक का डिस्टेंस कितना बच गया, 1 माइनस एक्स, यही तो बच गया। ऐसे है ये, देखो ये पूरी 1 मीटर है, ये पॉइंट है हमारा ओ, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। मान लो मैंने इतना डिस्टेंस सी से लेके ओ तक का एक्स मान लिया, मैं आपसे पूछूं ओ से डी तक का क्या होगा, तो पूरे में से इतना माइनस कर लो, इस पूरे में से इतना, तो ये क्या पूरा क्या है 1, इसमें से एक्स करा 1 माइनस एक्स विल बी दिस डिस्टेंस, सो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो ये पूरी रोड कितनी है, 4 मीटर की है, और ये क्या है सेंटर, ओ क्या है रोड का सेंटर, क्योंकि इस सी पर तो वेट होगा ना, क्योंकि यूनिफॉर्म रोड है तो उसके सेंटर पर वेट होगा, तो ये सेंटर है रोड का, तो सेंटर है, और ये पूरा हमारा 4 है। मान लो एक लाइन है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, उसका सेंटर मान लो ये है, सेंटर अगर ये होगा तो ये हाफ ऑफ डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, सेंटर क्या होता है जिसके इधर और इधर सेम डिस्टेंस हो, मान लो ये सेंटर है तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। ऐसे ही ये ओ सेंटर है इस पूरी रोड का, और पूरी रोड की लेंथ है ए से लेके बी तक 4 मीटर, और ये सेंटर है, तो मैं कह सकती हूँ ए से लेके ओ तक का डिस्टेंस 2 मीटर, ऐसे ही ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस भी 2 मीटर, ठीक है। तो वी कैन से दैट हेयर ए ओ इज 2 मीटर, ऐसे ही ओ बी भी, उससे हमें मतलब नहीं है, मेन हमारा इतने पोर्शन पे काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे मतलब है ए ओ से, तो ए ओ आ गया 2 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो ए ओ हमारे 2 फूट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया, यानी किसके बीच, tan और w। अब मुझे चाहिए इस tan और r के बीच का डिस्टेंस, यानी ये ए सी। सारे डिस्टेंस पॉसिबल है वो निकाल लो, जो यूज़ में आते हैं वो यूज़ कर लेंगे, डिस्टेंस निकालने में क्या दिक्कत है, जो निकल रहा है उसको फाइंड आउट कर लेना चाहिए। सो ए सी यू कैन फाइंड है, कैसे, ये पूरा क्या है ओ से लेकर, जो ओ इज द सेंटर ऑफ द रोड, तो ये पूरा डिस्टेंस क्या है 2, इसमें से आप ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो, ये x, देन यू विल गेट दिस डिस्टेंस AC। सो AC विल बी 2 माइनस x। तो मैं लिख लेती हूँ इन सब चीज़ों को, ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने वो हटा दिया। तो ये CD था पैक्स, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर था, ये हमने x माना था, CO मैंने x माना था, उसके बाद CD पूरा 1 था, CO x था, तो ये वाला OD क्या हो जाएगा, CD माइनस में दिस फुल एंड दिस माइनस दिस, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन O एंड D विच इज OD इज 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये पूरा हमारा 4 था, लेंथ 4 थी, अब क्योंकि सेंटर पर वेट है, सेंटर इज O, देन AO क्या हो जाएगा 2 और OB क्या हो जाएगा 2, उधर से मतलब नहीं है, लेकिन मैं AO निकालना चाहती हूँ क्योंकि मैं इस केस पर काम कर रही हूँ जो अभी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो AO विल बी 2 मीटर, AO 2 हो जाएगा, ठीक है, tan और W के बीच का वेट आ गया। अब ये वाला निकाल लेते हैं, देखो ये डिस्टेंस है, 3 डिस्टेंस होते हैं हमेशा 3 फोर्स में, ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लिखना था वो लिखा नहीं, ये नॉर्मल रिएक्शन है, रब कर दिया था। तो देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है x, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2, अब इन दोनों के बीच का बच गया। अब देखो ये A से लेके O तक 2 है, हाफ ऑफ द रोड, AO क्या है 2 और ये क्या है x, तो 2 में से अगर x ये पोर्शन माइनस करोगे तो ये वाला बच जाएगा ना, यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, क्योंकि O से लेकर A तक 2 है, 2 में से ये माइनस कर दोगे देन यू विल गेट दिस डिस्टेंस AC विच इज़ 2 माइनस एक्स। आपको डिस्टेंस मिल गए, अब कुछ नहीं है, इस पोर्शन को छोड़ो, हम इस पोर्शन पे अपना वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन अदर टू फोर्स, लगाओ वो फॉर्मूला। देखो यहाँ हमारे 3 फोर्सेज है, एक तो कौन सा tan, एक R, एक W। मैंने पहले लिया R लिया, उसके नीचे क्या आएगा, अब R ले रहे हो ना आप, तो बाकी जो 2 बच गए, कौन से बाकी जो 2 बच गए 10 tan और W,
10 और W के बीच का डिस्टेंस, जो आप ले रहे हो ना फोर्स, उसके अलावा जो दो फोर्स बच गए हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहाँ पर लेना है। तो मैंने R लिया, दोनों कौन से बच गए, 10 kg और W, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, W क्या है, O सेंटर पर, तो ये डिस्टेंस क्या है 2, सो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया। उसके बाद आपने दूसरा फोर्स लिया 10, मैंने 10 लिया। उसके बाद दो जो बच गए उनके बीच का डिस्टेंस, बच कौन से गए, R और W के बीच का डिस्टेंस आपने माना था X, ठीक है। उसके बाद हमने W लिया, तो बाकी जो बच गए हमारे वो कौन से हैं, 10 और R, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 - x, वो मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वेट ऑफ द रोड, यानी W की वैल्यू निकालनी है। एक डिस्टेंस ऑफ द पैक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, यानी ये पैक्स है C और D, इनका डिस्टेंस सेंटर से निकालना है, यानी आपको CO निकालना है और OD। डिस्टेंस ऑफ पैक्स मतलब पैक्स यानी C और D, इन दोनों का डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोड, रोड के सेंटर यानी O से, यानी CO और OD निकालना है। सबसे पहले तो वेट निकालना है, रोड का वेट जो कि W है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। W की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो W की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को भी यूज़ कर सकते हो और इन दोनों को भी, पर फर्स्ट और थर्ड को यूज़ नहीं करना चाहती मैं, क्योंकि दो हो जाएंगे R और W, फिर R की वैल्यू चाहिएगी। हम इससे निकाल लेते हैं, इससे और इससे, सेकंड और थर्ड से। तो इन दोनों को रख दो, 10/x इज इक्वल टू W/2 - x। यहाँ से W की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो W की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, ये अपने रख लो। हमने ऐसा क्यों किया, W अभी तो ये x में है, कोई कहेगा मैम वेरिएबल है x, कहाँ निकली है वैल्यू, अभी दूसरा केस भी बच रहा है, वहाँ से भी हमारा इसमें x के सिस्टम में आएगा क्योंकि x है, तो वहाँ से दोनों वैल्यूज़ को इक्वल रख देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। दोबारा देख लेना पोज करके धीरे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, और लिख रखा है ना, तो इसका ये अलग से है, दूसरा है, तो इसी के अंदर करना है हमें दूसरा केस। ए वेट ऑफ, ये तो कह रहा है एक एंड पर या तो 10 kg का वेट लगा दो, या फिर वेट ऑफ 4 kg सस्पेंड फ्रॉम द अदर एंड। एंड लिखा हुआ है यहाँ, अगर एंड लिखा होता तो दोनों वेट को हम एक साथ ही लगाते, एक ही केस होता, लेकिन यहाँ और लिखा हुआ है, तो आपको ये केस अलग कर लिया हमने, जो कि अभी डिस्कस किया है। सेकेंड इज ए वेट ऑफ 4 kg, एक 4 kg का वेट लेना है और वो सस्पेंड करना है फ्रॉम द अदर एंड, दूसरे एंड से, तो दूसरा ये वाला बच गया, यहाँ 4 kg का वेट लगा दे। अब देखो ये सिचुएशन है, यहाँ नहीं है वेट, अब कहीं सोचो वो 10 वाला भी था, क्योंकि और लिखा हुआ है, तो दूसरा केस है, यहाँ का हटा के अब यहाँ दूसरे एंड पर 4 kg का वेट लगाया 10 की बजाय, ठीक है। सो अब देखो अगर आप इधर कोई वेट नहीं है, इधर हमारा वेट है 4 kg, तो फिर रोड फिर से टिल्ट हो जाएगी, और वो कैसे होगी, आपकी बाल हॉरिजॉन्टल से इधर की तरफ झुक जाएगी, इस तरीके से, है ना। इतना ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सिचुएशन बता रही हूँ कि रोड ऐसे थी, वो थोड़ी सी ऐसे हो जाएगी। अगर ऐसे होगी तो प्रेशर कहाँ से हट जाएगा, C से, और वो कहाँ जाएगा आपकी बार D पर। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में हमारी यहाँ C पर नहीं होगी, हमारी D पर नॉर्मल रिएक्शन होगी, और उसको हम मान लेते हैं S, ठीक है। S इज द नॉर्मल रिएक्शन एट दिस पॉइंट D, ठीक है, क्योंकि रोड ऐसे, बिकॉज रोड इज टिल्ट अप इन दिस वे, सो देयर विल बी प्रेशर ऑन दिस पॉइंट एंड नो प्रेशर ऑन दिस। समझ में आ रहा है ना, किसी पॉइंट पे प्रेशर नहीं होगा, D पे होगा, सो D पे प्रेशर होगा, तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा, कहाँ पर, D पर ही। वो मैंने S ले लिया है, और वो नॉर्मल रिएक्शन ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, और वेट तो रहेगा ही बॉडी का इधर। अब हमारी सिचुएशन इधर वाला खत्म हो गया, अब ये पोर्शन है, 3 फोर्स है, एक W, एक S और एक 4, ठीक है, 3 फोर्सेज है, इनका कर लेते हैं। तो हमें डिस्टेंस चाहिएगा, ये सब डिस्टेंसेस चाहिएंगे, ठीक है। वही चीज़ O और B के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, OB तो क्या होगा, 2 ही होगा ना, 2 मीटर, क्योंकि ये सेंटर है रोड का, तो पूरी 4 थी, तो ये 2 हो जाएगा, हाफ, सेंटर से हाफ हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा, OB इज 2 मीटर। अब हमें ये सब चाहिए, देखो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या होगा, 1 - x, क्योंकि CD क्या है 1, और ये हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये OD 1 - x, ये डिस्टेंस भी आ गया, ये भी आ गया। अब मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला, ठीक है, कौन सा चाहिए, DB को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, OB - OD, यानी O से लेके B तक, यानी ये वाला डिस्टेंस OB, इसमें से अगर मैं ये माइनस कर देती हूँ, देन यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स D एंड B, तो DB का डिस्टेंस हो जाएगा। तो OB क्या है हमारा 2, और ये क्या है 1 - x, तो DB क्या हो जाएगा 2 - 1 - x। यहाँ एक गलती कर सकते हो आप लोग, ब्रैकेट नहीं लगाओगे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, ठीक है। सो 2 - दिस वैल्यू, क्योंकि अब ब्रैकेट अगर आप खोलते हो तो माइनस जो है वो अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो 1 का साइन प्लस का है ना, अंदर आगे अंदर देखो 1 के अंदर क्या साइन है, प्लस का, क्योंकि 1 के साथ कोई साइन नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, तो 1 क्या है प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे x क्या है माइनस का, तो वो प्लस का हो जाएगा,
ठीक है, ये तो माइनस प्लस तो पता होना चाहिए मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा और ये x। तो ये हमें क्या मिला, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट D एंड B, ठीक है, जो हमें चाहिए था D और B के बीच का डिस्टेंस, और वो हमें मिल गया 1 + x। सो देखो यहाँ फिर से हम ये अप्लाई कर देते हैं, 3 फोर्सेज है W, S और 4। मैंने पहले लिया S, ये वाला फोर्स लिया S जो कि नॉर्मल रिएक्शन था एट दिस पॉइंट D, तो मैंने इसको लिया इसको, तो क्या होगा, जो बाकी बच गए उनके बीच का डिस्टेंस, बाकी कौन सा बच गया, W और 4, W और 4 के बीच का डिस्टेंस यानी OB। OB क्या है, O क्योंकि सेंटर है तो OB क्या है हमारा 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ऐसे ही 4 लिया, 4 यानी कि ये वाला फोर्स लेंगे, तो जो बाकी बच गए, बाकी कौन से बच गए, S और W। S और W यानी ये दोनों फोर्स, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, OD। OD इज द 1 - x, मैंने लिख दिया। उसके बाद W लोगे आप, तो बाकी कौन से बच गए, S और 4। S और 4 के बीच का डिस्टेंस क्या है, 1 + x, तो मैंने यहाँ पर वो लिख लिया। उसके बाद फिर से यहाँ पर W फाइंड आउट कर लो, इन दोनों को कंपेयर करके W निकालो। तो मैंने दो सेकंड और थर्ड को ले लिया, फर्स्ट लिखना है ये, तो मैंने सेकंड और थर्ड को लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देन यू विल गेट दिस W। अब क्योंकि बॉडी का जो हमारी रोड है उसका वेट तो चेंज होगा नहीं किसी भी सिचुएशन में, ठीक है ना, वेट तो कांस्टेंट ही रहेगा, या हम इधर लटकाने से या वेट वगैरह लगाने से बॉडी का वेट ही चेंज हो जाएगा, नहीं, बॉडी का वेट वही रहेगा, यानी कि बॉडी क्या है हमारी यहाँ, रोड का वेट वही रहेगा W। तो देखो चाहे कोई सा भी केस लगा लो, वेट तो नहीं चेंज होगा ना रोड का, तो रोड का वेट यहाँ पर ये निकला था, ऊपर आपने अभी निकाला था, अब ये भी W की वैल्यू है, वो भी W, दोनों को कंपेयर कर दो। फर्स्ट केस से आपका ये वेट फाइंड आउट करा था आपने, और सेकंड से ये दोनों, क्योंकि W की ही वैल्यू है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से मैंने दोनों वेट की वैल्यूज जो थी ये दोनों, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है W, देन राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, यहाँ पर मैंने रख दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x में आपकी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सोल्व करके x की 2 वैल्यू निकलेगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x में क्वाड्रेटिक बनेगी। अब किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आना चाहिए इस स्टैंडर्ड पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन x, सो यू विल गेट 2 वैल्यूज़ फ्रॉम दिस ऑफ x की 2 वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, x की 2 वैल्यू यहाँ से निकलेगी। क्वाड्रेटिक सोल्व करनी आती है, 2 तरीके से कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 और 10 को क्या आएगा 30, ऐसे 2 नंबर फाइंड आउट करो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 30 आए, प्लस या माइनस करने पर -17 आए, -17, समझ गए, तो क्या हो जाएगा 2 and 15, 15 2 ज़ा 30, और 15 और 2 को ऐड करोगे तो 17, तो मैं लिख देती हूँ 3x² -15x -2x, माइनस माइनस क्यों लिखा, ताकि हम माइनस माइनस प्लस होके 17x बन जाए। किसी को इससे सॉल्व करना नहीं आता है फैक्टराइजेशन से, तो आप लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हो, कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा 3x, अंदर क्या बचेगा x - 15, सॉरी 5x - 5 -2 x - 5 = 0। अगर ये दोनों चीज़ें सेम आ रही है ना तो समझ लो आप सही चल रहे हो। उसके बाद दोनों में से कॉमन निकालो, क्या आएगा x - 5, और यहाँ क्या बचेगा 3x, और यहाँ क्या बचेगा -2 = 0। ये 2 फैक्टर आ गए हैं। किसी को फैक्टराइजेशन से नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है, मैं बता देती हूँ, वैसे लोअर क्लासेस में आप लोग कर चुके हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, x² के कोफिशिएंट को आप a लोगे, x के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट को c। जो आपकी इक्वेशन होगी, जो आपको क्वेश्चन में होगी, उसको इससे कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी हमें। ये अंदर जो लिखा हुआ है ना b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है, कोई नहीं, आप यहाँ से वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हो। ध्यान रखना पर एक चीज़ का, ये माइनस जो दिखा हुआ है यहाँ फॉर्मूले के साथ है माइनस। अगर आपकी b की वैल्यू जैसे यहाँ पर -17 थी, तो आपको यहाँ -17 लिखना है, और माइनस बाहर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो। अब मैं फैक्टराइजेशन से कर रही हूँ। अब देखो यहाँ से हमने सॉल्व किया इसको, तो एक x की वैल्यू 5 आएगी, एक x की वैल्यू 2/3। अच्छा एक बात बताओ, x क्या था हमारा रोड में, ये थी ना हमारी रोड, और CD का डिस्टेंस था, COD पैक्स थे, उनके बीच का 1 था डिस्टेंस, और हमने CO को लिया था, मतलब सेंटर का एक पैक से डिस्टेंस x लिया था। ये डिस्टेंस 5 मीटर कैसे हो सकता है, जब ये इतना छोटा डिस्टेंस 5 मीटर कैसे हो सकता है, जब ये पूरी रोड 4 मीटर की है, रोड ही 4 मीटर की है, तो ये डिस्टेंस 5 मीटर कैसे हो सकता है, समझ में आ रही है बात। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये पूरी रोड ही पूरी 5 मीटर की है, तो ये रोड ही पूरी 4 मीटर की है, तो ये 5 मीटर कैसे हो सकता है, ठीक है, तो नहीं हो सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोड की टोटल लेंथ 4 मीटर है। सो आपको x की वैल्यू ये वाली मिली है, जो कि हमारी काम आएगी, ये हो सकता है, ठीक है। सो आपको ये डिस्टेंस मिल गया। अब हमारा हमें क्या चाहिए था, वेट चाहिए था, वेट जो है, अब आपके वेट की वैल्यू 2 निकली थी, दोनों में से किसी में भी जाके x की वैल्यू 2/3 पुट कर दो, चाहे इसमें, या तो इसमें कर दो या इसमें कर दो,
तो आपकी W की वैल्यू आ जाएगी, यानी वेट ऑफ दिस रोड। ठीक है, उसके बाद हमें क्या पूछा था, पैग्स का डिस्टेंस सेंटर से, पैग क्या है C, इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या है x, तो एक वैल्यू तो आपकी डायरेक्ट ही आ गई। दूसरा पैग कौन सा है, D पर है, D का O से डिस्टेंस निकालना है, OD की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स है ना, OD 1 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ x की वैल्यू रख दो, 1 माइनस एक्स से निकल जाएगी, तो OD का डिस्टेंस निकल जाएगा। सो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बस डायग्राम समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है वो, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सो यू शुड ऑल। स्टैटिक्स फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर, सॉरी एक्सरसाइज 1.5, फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.5, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका है ये वाला है, फिफ्थ क्वेश्चन। 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट लिया, इस पर 3 फोर्स एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। फिर पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, उसकी साइड्स के पैरेलल है 3 फोर्स, तो भाई इस तरीके से होंगे। ठीक है, 3 फोर्सेस हैं, एक ऐसे हैं, तो वो, तो एक पॉइंट पर ये 3 फोर्स थे, तीनों को इस ट्राइंगल के साइड्स के अलोंग रख दिया, जैसे मैंने एक एग्जांपल कराया था आप लोगों को, वैसा ही है ये क्वेश्चन, उसके सिमिलर है। 3 फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट, 3 फोर्सेस है, एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं O पर, ये 3 फोर्सेस है। उसके बाद लिखा हुआ है पैरेलल टू द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ABC टेकन इन ऑर्डर, तो पैरेलल ले लिए मैंने साइड्स के ट्राइंगल के और ऑर्डर में ले लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले बता देती हूँ, मान लो आपको कोई ये बोल रहा है कि A इज़ प्रपोर्शनल टू B, तो ऐसे लिखते हैं ना, A इज़ प्रपोर्शनल टू B, A इज़ प्रपोर्शनल टू B, कोई आपको ऐसे बोलता है तो ऐसे ही लिखा जाता है ना, A इज़ प्रपोर्शनल टू B, ये प्रपोर्शनलिटी का साइन होता है। अब जब प्रपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम इक्वल टू लाने के लिए, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पर, ये दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। जब कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल है, इस चीज़ का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जैसे A B के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब होता है कि A B के साथ चेंज होगा, अगर B इंक्रीज होगा तो A इंक्रीज होगा, B डिक्रीज होगा तो A डिक्रीज होगा, जैसे B बिहेव करेगा A उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो जब भी प्रोपोर्शनल अब अगर आपको कोई दे A इज़ प्रोपोर्शनल टू B, तो ऐसे लिख के प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना होता है ताकि हम आगे काम कर सके, तो इक्वलिटी का साइन लगाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पर। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हो रहा है। ये क्या बोल रहा है आगे कि 3 फोर्सेज है, ट्राइंगल की साइड्स के पैरेलल है, टेकन इन ऑर्डर एंड आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये 3 फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल है, तो तीनों फोर्स में मान लेती हूँ P है, एक फोर्स Q है और एक फोर्स R है। ठीक है, तो ये कह रहा है जो एक फोर्स है ना, हर फोर्स P Q और R तीनों फोर्स प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है देख लेते हैं, ये रहा ऑन ऑर्डर एंड आर प्रोपोर्शनल टू द कोसाइन ऑफ द अपोजिट एंगल, कोसाइन ऑफ अपोजिट एंगल। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, कोसाइन ऑफ ए, ये बोलते हैं ना कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो P किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोसाइन के, ये भी कोसाइन के और ये भी कोसाइन के, तीनों चीज़ यही दे रखा है कि तीनों फोर्स कोसाइन के प्रोपोर्शनल है, कोसाइन ऑफ द एंगल, एंगल कौन सा ले अब हम, ठीक है, एंगल बिटवीन अदर टू लिखा हुआ है इसमें, कोसाइन ऑफ द एंगल प्रोपोर्शनल टू कोसाइन ऑफ द अपोजिट एंगल। ठीक है, मैंने बताया हुआ है आपको, जैसे ये P फोर्स है, इस लाइन का जो ये लाइन है AC, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, जो इसके सामने यानी B, बता रखा है ये मैंने पहले, तो इस लाइन के अपोजिट एंगल कौन सा है B, तो जो ये P फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, कोस ऑफ B के। ऐसे ही ये R है हमारा फोर्स R, ठीक है, R लिखा है ना मैंने, R है ये, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है A, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा यानी R, कोस ऑफ A। ऐसे ये Q है, Q के सामने कौन सा है C, सो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन ये है, इनको हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा और कोई कांस्टेंट के, इक्वल टू का साइन कोई कांस्टेंट के, इक्वल और के आपको बताना है वहाँ पर कि के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। उसके बाद तो बस वैसा ही है जैसा मैंने वो क्वेश्चन कराया था आपको एक, ठीक है, एग्जाम्पल कराया था, तो उसके जैसा ये कुछ नहीं है, बस ये एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, तो ये ऐसे होगा। आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन में पढ़ो एक बार, शो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, नहीं लिखा हुआ है रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी आपको ये प्रूव करना है रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू, यानी कि रिजल्टेंट पता है इक्वल किसके आएगा, फिर आप चेक करना चाहोगे, क्योंकि देखो आप कहोगे मैम हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हमारा तो रिजल्टेंट इक्वल आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप जब सोल्व करोगे तो आपका इस तरीके से आएगा रिजल्टेंट। ठीक है,
तो ये के आ गया ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो आप अगली लाइन लिख सकते हो कि रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू ये वाली वैल्यू जो ये दिख रही है आपको रूट वाली, ये वैल्यू के को हटा दोगे फिर आपको प्रोपोर्शनल प्रूव करना है क्योंकि, ठीक है। लेकिन जब आप सोल्व करोगे तो आएगा इक्वल, फिर के को हटा के आप ऐसे करके और ऐसे कर देना, बस हो गया। अगली लाइन में उसको मत कर देना, वो तो करना ही है।